दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। ये सिंधु घाटी सभ्यता मैं आज से स्टार्ट करूँगा। ये मैं कह सकता हूँ कुछ ये 3 से 4 या फिर 5 पार्ट में जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ एनालिसिस आपको मैं कराऊँगा। और साइमल्टेनियसली अभी तक मैं यूट्यूब पे 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है धीरे धीरे। मेरी तरफ से कोशिश यही है कि मैं इस सीरीज़ को फटाफट लेट नाइट में किसी भी तरह से पीपीटी बना के मैं ख़त्म कर सकूँ। देखिए दोस्तों, मैं मान सकता हूँ यूट्यूब पे इस तरह की बहुत वीडियो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेके, लेकिन एक यूपीएससी का स्टैंडर्ड मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहा है। मैं किसी को मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता, वो भी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या एक डायमेंशन होने चाहिए, किस तरह से हमें सोचना है। इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि करंट एस्पेक्ट्स में कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को आप समझ सकते हैं, करंट एस्पेक्ट से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में इस एक कंप्लीट प्रोफाइल में लेकर चलेंगे। मैंने टेलीग्राम पे अरोड़ा आईएएस के टेलीग्राम पे आप जाएं, डाउनलोड करें टेलीग्राम को, उस पर अरोड़ा आईएएस को सर्च करें। मैंने अभी तक की शुरू की 3 वीडियो की पीपीटी वो मैंने आपको भेज दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन सभी वीडियो लेक्चर्स की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं धीरे धीरे देता जाऊँगा। बाकी सरप्राइजेस बहुत हैं, हैव पेशेंस, हैव वेट। 2021 के लिए तो मैं काफ़ी कुछ लेके आने वाला हूँ। हम धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। और ये भी बोलूँगा कि मेरे करंट अफेयर्स जो स्पेशली पूरी टीम के एफर्ट्स के साथ अरोड़ा आईएएस के मार्च से करंट अफेयर आप डाउनलोड करें, वो भी टेलीग्राम पे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करें, कंपेयर करें, सभी कोचिंग वालों से कंपेयर करें और अपने आप को समझें कि किसका कौन ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स को प्रोवाइड करा पा रहा है। अगर कमी है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अभी तक का मोटिव ये है मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि देखिए, मैं आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर एक टेस्ट सीरीज़ पोर्टल के थ्रू मैं आपसे कुछ टेस्ट लूँगा। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, दाल रोटी चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें भी थोड़े बहुत फंड्स की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फ्री में। बट जो टेस्ट सीरीज़ होगी एक लिमिटेड, एक बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्राइस में हम देंगे, ताकि एक गरीब इंसान जो है उसको भी जो है परचेज़ कर सके, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60 टेस्ट होंगे और ऑल इंडिया रैंकिंग आपको दी जाएगी। सिलेबस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे होगा, और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में, क्योंकि हमारी टीम इस पर काम कर रही है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि हो सकता है मैं आने वाले टाइम में द हिंदू के ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट करूँ हिंदी के अंदर। हम थोड़ा अभी डेमो कर रहे हैं, देखते हैं पीपीटीज पे वर्क होता है तो उस तरह से हम चीज़ें लेके चलाएं। खैर, ये 3 मिनट मैंने आपके दिखाए, इसके लिए आई एम सॉरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय 3 है मेरी तरफ से। इसमें हम पार्ट 1 आज देखेंगे, प्रेजेंटेड बाय मी, और इसमें हम सिंधु घाटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, नाम बहुत बड़ा है सिंधु घाटी। जब भी हम 8th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो हमने इस नाम को ज़रूर सुना है। आखिर क्यों? ये पहले क्वेश्चन है, ये भी आता है ना कि यूपीएससी का मतलब क्यों है इन क्वेश्चन हिस्ट्री से चीज़ों को पूछना, ताकि आप लोग अपने इतिहास को जान सकें। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंड पे खड़े होते हैं, यूएनओ में जाते हैं, डब्ल्यूटीओ में जाते हैं, तो आपको अपने इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये पता चलता है कि एक नगर की व्यवस्था क्या थी, एक नगर का ट्रेंड क्या था। अगर आप आज के दौर का एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कांग्रेस हो, वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल पे ही काम कर रही है। एक स्वच्छ वातावरण चाहिए सबको, सफाई अभियान चाहिए, स्वच्छता की तरफ भी चाहिए, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला। नालियाँ ढकी हुई थी, ये भी सब चीज़ें हम जानेंगे इसके अंदर। एक ग्रिड सिस्टम था, सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएट देखने को मिला, जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, अधिकतर वो झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे मकानों में रहते हैं। अमीर लोग हैं जो वो राजशाही महलों में ही रहते हैं। तो उसी चीज़ को बहुत डेप्थ में डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर मैं मैपिंग के थ्रू समझाऊँ तो देखिए, हमारा जो मैप कहीं ना कहीं इस एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, इस पूरे मतलब आने वाली इस पूरी सीरीज़ के अंदर। हम ना इसकी तरफ फोकस करेंगे, ना हम यहाँ फोकस करेंगे, ना हम यहाँ फोकस करेंगे, ना हम यहाँ फोकस करेंगे। हमारा जो एरिया होगा ये कुछ पाकिस्तान से लेके, कुछ महाराष्ट्र से होते हुए, कुछ हरियाणा से होते हुए, कुछ कश्मीर, मतलब कि कश्मीर से होते हुए, वैसे ये एरिया पे हमारा सबसे ज़्यादा कोर एरिया होगा। तो जब आप नोट्स बनाएं तो इसी कोर एरिया पे सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे चीज़ों को समझते हैं। समझने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता देखो यहाँ पे हमारी थी, ठीक है, एक ये भी बात, लेकिन इससे पहले भी और भी सभ्यताएं थी। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण करें,
अगर हम थोड़ा यहाँ पे विश्लेषण करें तो सारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं एक नदियों के आसपास थी। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत यूनिक पॉइंट है। यानी कि कहीं ना कहीं सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के आसपास थी। जैसे कि चाहे आपकी ये नॉर्थ चाइना की हो, ये भी कहीं ना कहीं पीली नदी के आसपास थी। इसी की जैसे इसमें साउथ ईस्ट एशिया की सभ्यता हो, ये भी थी। साथ में इन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपकी क्रेटा की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, वेस्ट अफ्रीका की सभ्यता, एंड ये आपका इंडियन की सभ्यता, साथ में मैसो अमेरिका की सभ्यता। तो ये सारी सारी जो सभ्यता उस समय फूली वो कहीं ना कहीं नदियों के पास थी। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को 1 मिनट में थोड़ा रब करूँ तो आप यहाँ पे, आप 1 मिनट में थोड़ा सा रब करता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा आप ये जानेंगे कि इसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड को देखें तो देखो 2300 के आसपास ये, 2200 के आसपास ये, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ये, 5500 यानी कि मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता के आसपास ये, फिर क्रेटा, फिर इजिप्ट, फिर वेस्ट अफ्रीका के आसपास, फिर ये डेट्स अगर आप देखें तो मेसोपोटामिया हमारी सबसे पुरानी सभ्यता में देखने को मिलती है। पुरानी सभ्यता में सिंधु सभ्यता भी सबसे पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे प्रवास को समझें कि कैसे आए, जैसे कि हमारे देश के अंदर जब आर्यंस आए थे, जिस पे विवाद है आज भी कि कैसे कौन थे आर्यन, लेकिन अगर आर्यंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो लोग, अगर इंडस वैली है तो देख रहे हैं मेसोपोटामिया, मतलब कुछ लोग यूरोप की तरफ बढ़ गए, कुछ लोग इधर ईरान इराक की तरफ आ गए, फिर कुछ लोग इंडिया के अंदर घुस गए, कुछ लोग इधर से लेके फिर चाइना भी चले गए, कुछ लोग चाइना से होते हुए इधर साउथ ईस्ट जहाँ पे थाईलैंड है और आपका मलेशिया है यहाँ चले गए। तो ये हम एक प्रवास, जैसे इजिप्ट में देखें तो कुछ अफ्रीका के अंदर चले गए, कुछ साउथ अफ्रीका साइड चले गए। तो ये कुछ इस तरह से सभ्यता फैली। जैसे कि आप देखें अंडीनियन में देखें, कुछ कोलंबिया की तरफ बढ़ गए, कुछ ब्राज़ील में घुस गए, कुछ पेरू में चले गए, अर्जेंटीना में चले गए, कुछ नॉर्थ अमेरिका में चले गए, कुछ कनाडा में चले गए। तो ये प्रवास सिस्टम आपको यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, जो मैंने इस फिगर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो ताकि आप जो इस चीज़ को समझ सकें। आगे थोड़ा देखें चीज़ों को। अब थोड़ा इस पे आते हैं, जो हमारे इंडियन कंटेस्ट में जो हमें अगर देखें, थोड़ा सा समझें, अगर हम यूपीएससी के मेंस के पैटर्न को समझें, जिस तरह से यूपीएससी ने मेंस में निकाल रखा है क्वेश्चन, अगर हम थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न को समझें तो हमें ज़्यादातर इनके एनालिसिस को समझना पड़ेगा, जिसमें इजिप्ट जो नाइल रिवर के आसपास, आपका मेसोपोटामिया जो त्रिगस और आपका ये दूसरी रिवर के आसपास, फिर इंडिया जो इंडस और गंगा के पास, और येलो रिवर चाइना के पास और यांगजी के पास। तो ये एक हमें कंपेयर एनालिसिस यहाँ पे जो हमें करना पड़ेगा, राइट, उसको हम बाद में देखेंगे। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें ये भी एक पैटर्न हमें पता चलता है, क्योंकि देखो दोस्तों ये चीज़ें फिगर्स के थ्रू क्लियर होंगी, इसमें क्या सिर्फ चीज़ों को समझना है। अगर आप देखें ओल्ड वर्ल्ड के अंदर 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व के पीछे अगर आप देखें अर्ली माइग्रेशन, यानी कि उससे पहले का इंडो यूरोपियन माइग्रेशन कैसा हुआ और आफ्टर लेट माइग्रेशन कैसे हुआ, तो इस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर अर्ली माइग्रेशन देखें तो कुछ इंडो यूरोपियन से कुछ इस तरफ के लोग इस तरफ बढ़ गए, कुछ इस तरफ बढ़ गए, फिर बाद में कुछ लोग इस तरफ आए। तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की आपको जो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप फिगर को पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं इस फिगर के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर देखो इंडिया का मैप बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा, वैसे तो ये इंडो वैली ये है, अगर इंडो सिविलाइजेशन, लेकिन मैं यहाँ पे इस वाले मैप को लेके चलूँगा, जिसके अंदर इस मैप को हम समझेंगे बाद में। तो मैं इसी मैप को ज़्यादातर यहाँ पे मैं दिखाने की जो है कोशिश करूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उद्भव से। दोस्तों उद्भव यानी कि भाई कब हुआ, कैसे पता चला कि हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो उद्भव के बारे में अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझें, 1 मिनट में थोड़ा पेन दूसरे कलर कर लेता हूँ। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि 1921 में, देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें समझना पड़ेंगे कि भाई जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन राय में बहादुर दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में एक माउंटगोमरी एक जिला है जिसमें रवि नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक स्थल का अन्वेषण करके सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध कराए। ये तो था, मतलब ये जब एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन हुआ
कि हमारे जो निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो ये एक तो हमें एक ऑफिशियल मतलब देखने को मिला कि 1921 के अंदर कि हाँ कि टेक्स्ट बुक के अंदर फिर आना स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता भी है। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे काम जो है अगर बात करें तो जो किए जा चुके थे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और क्या किस तरह से चीज़ों को समझना है। अगर थोड़ा सा देखें तो ये कहीं ना कहीं पहली बार ये एक नगर व्यवस्था जो है हमें, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ से पहली बार जो है प्रथम नगरीकरण हमें जो है नगरीकरण देखने को मिलता है। साथ में प्रथम बार कांस्य का प्रयोग भी इसी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। यानी कि सिंधु घाटी में कांस्य का मतलब यहाँ पे हो गया तांबा प्लस टीन। तो जब तांबा प्लस टीन को जब मिलाया जाता है तो एक कांस्य बनता है, ठीक है। और अगर हम मानव सभ्यता का क्रम देखें तो सबसे पहले हमारा पाषाण काल आया, जो हमने इससे पहले लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया, जिसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा भी ताम पाषाण काल आया, थर्ड लेक्चर में देखा हमने। तो ताम पाषाण काल क्या था, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। और एक कांस्य काल, जिसको हम ये हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसके बाद वैदिक युग के अंदर फिर लोह काल चला, जिसमें फिर लोहे का पूर्ण रूप से प्रयोग होना लग गया। मानव ने पहली बार तांबे का प्रयोग किया, तो लेकिन उससे पहले कांस्य मतलब कि फिर उसके बाद कांस्य का प्रयोग हुआ, जो सभ्यता अगर बात करें तो जो मतलब ये प्रूफ है कि इस पर अगर हम बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा ही हुआ। तीसरी बात, अभी तक कुल खोजों का सिर्फ मात्र 3% ही जो है उत्खनन हुआ है। जो हमारा 3%, ये अगर हम पूरे का पूरा इस चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ अभी तक 3% ही जो है उत्खनन हुआ है। अभी भी 90% जो है चीज़ें जो है बाकी हैं। तो अब अगर 97% अगर उत्खनन हो जाए तो वाकई काफ़ी कुछ हमें इस सभ्यता को समझने में और हमें जो है मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पे बात करें तो कुछ इतिहासकारों ने देखो, अब ये एक ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसमें विवाद भी जो है साथ साथ चलता है। विवाद का मतलब यहाँ पे है ये है कि कोई एक पहला विवाद हमें काल निर्धारण की तरफ देखने को मिलता है। दूसरा विवाद इनका पतन कैसे हुआ। तीसरा विवाद इनका राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये कुछ ऐसे विवाद हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको समझने पड़ेंगे। अगर हो सके यूपीएससी क्वेश्चन निकाल दे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ हमें विवादों के परिप्रेक्ष्य में भी मतलब कि विवादों से भी हमें जो है सामना करना पड़ता है, तो फटाफट आप 3 पॉइंट्स को, काल निर्धारण, पतन, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये 3 विवाद हैं। आप इन पे जो क्लियर कट अभी चीज़ें नहीं हैं, इनको आप एक्सप्लेन करके अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो। और ये किताब आपको कहीं किसी कोई किताब में नहीं लिखा होगा बॉस, ये सिर्फ मेरे द्वारा एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि एशियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके द्वारा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने चीज़ों को समझा, कैसे पॉइंट्स निकले, किस तरह से। तो कुछ इतिहासकार जो मानते हैं, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने बोला कि ठीक है भाई 3200 ईस्वी से लेकर 2750 के आसपास रहा। फिर और भी लोग आए, ठीक है। लेकिन इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल का नाम जरूर लिखना अगर मेंस में इस तरह क्वेश्चन आ जाए। और सेकंड थिंग मार्टिमर विलर, वैसे विलर ही बोलते हैं। विलर का सबसे ज़्यादा जो 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी को ही सबसे ज़्यादा सत्य मानते हैं। तो आप देखो, वैसे मैंने ये डाल दिए हैं आंकड़े ताकि आप थोड़ा देख सकें, बट सबसे ज़्यादा जो हमें याद रखना है वो जॉन मार्शल और साथ में विलर के जो काल निर्धारण के अलग अलग संज्ञा हमें दी गई है। और इसमें एक और विवाद हमें देखने को मिलता है, वो है कार्बन डेटिंग का। तो कार्बन डेटिंग क्या होती है उसको हम आगे देखेंगे। तो 4 तरह के विवाद आप जो है आने टाइम में जो है देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन मेन से भी बन सकता है। पहले समझते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आखिर कैसे इनका काल निर्धारण किया जाता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि इसकी जो खोज थी वो वीपी लीवी द्वारा की गई थी, यानी कि हमें फैक्ट पता चल गया कि ये भाई ये वीएफ लीवी, ठीक है, वीएफ लीवी के द्वारा जो है करी गई थी। सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉब्लम हो तो। लेकिन कार्बन डेटिंग बेसिकली देखा जाए तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्या आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, राइट। और इसके थ्रू जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा ही जो है स्पेशली जो है इसका तिथि का जो है निर्माणीकरण हुआ। अगर हम थोड़ा सा ये मान के चलें, अगर कार्बन डेटिंग की बात मान के चलें, तो ये बोलते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कम से कम 400 से 500 साल वर्ष रही, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि इसका जो काल निर्धारण 2200 से ले 2000 ईस्वी के मध्यकाल तक इस सभ्यता का परिपक्व चरण रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चरण भी हमें 3 तरह के चरण देखने को मिले, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व चरण भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जैसे कि इसके अंदर कि विलर को थोड़ा सा ज़्यादा हम आसपास अगर हम थोड़ा सा देखें
तो व्हीलर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके आसपास की डेटिंग को ही हम जो है आसपास कंफर्मेशन मानते हैं। वैसे 2250 के हिसाब से जो है चीज़ों को जो है लिया जाता है। अब कार्बन डेटिंग मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पुरातत्व विभाग के द्वारा जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के द्वारा, अगेन कार्बन डेटिंग किसके लिए है, पहली बात जंतुओं और यहाँ पे पौधों, इस चीज़ को भी आपने याद रखना, क्योंकि देखो यूपीएससी है, ट्रिकी क्वेश्चंस खेल सकता है, पता नहीं कैसा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे, तो इस चीज़ को समझना होगा कि कार्बन डेटिंग में दो तरह की चीज़ ली जाती हैं, एक जंतु और एक आपका पौधे। तो कोई मानव आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, राइट। तो उनके अवशेष के आधार पर जो है उनके कार्बन के द्वारा, क्योंकि हर एक चीज़ में कार्बन, जो जीव जंतु हों और अगर पेड़ पौधे तो उनमें कार्बन होता है, तो उसी कार्बन के थ्रू ही जो है चीज़ों को एनालिसिस करके अनुमान लगाया जाता है कि ये इतने साल पुराने हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर कैसे पता चलता है। एक तकनीकी तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कार्बन, अगर बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये कैसे काम करती है। दोस्तों देखो, हर एक जीवाश्म का एक चक्र होता है, राइट। भैया कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यूरेनियम लेते हैं, 235 साल के बाद वो कुछ आधा हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो ऐसी व्यवस्था होती है कि यूरेनियम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसी के जैसे अगर हम देखें तो जीवाश्म का भी एक अपना एक आंतरिक चक्र होता है। वैज्ञानिकों ने इसको C12 और C14 के बीच एक अनुपात निकाल कर माना है कि भाई जीवाश्मों की जो अगर उम्र बतानी है तो हमें C12 और C14 के ऊपर ही हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों ही C12 और C14 जो होते हैं ये एक तरह से ये कार्बन की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जो C14 होता है वो अस्थायी यानी कि रेडियो एक्टिव होता है। तो जिसमें C14 है ये एक रेडियो एक्टिव की तरह काम करता है, जिसका अगर बात करें जब जैसे कि जीव मरता है तो उसमें C14 जो है निकलना शुरू हो जाता है। जब भी मतलब कि जो कार्बन है हमारा कार्बन 14, जैसे भी कोई जब मरता है कोई जीव तो उससे जो है निकलना स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 5730 वर्षों में जीव से आधे कार्बन खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे समझिए कि अगर 5730 साल के बाद अगर मान लो किसी के अंदर, किसी जीव के अंदर 100 कार्बन है, तो 5730 वर्ष के बाद जो है उसमें वो जो है 50 कार्बन बचेंगे। तो आप ऐसे चीज़ों को समझे। अब देखो, तो जब दूसरा काल जब आएगा, मान लो अब इसमें 50 बचे, फिर 50 का आधा 25 होगा, तो अगेन इसको फिर 5730 साल लगेंगे। इस चीज़ को समझना। अगर मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुको, मैं गैप लेके समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ऐसे समझे, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ऐसे समझते हैं। अगर ध्यान से समझिएगा, 5730 वर्ष में कोई भी कार्बन जो होता है वो आधा हो जाता है, हमें ये पता चल गया, राइट। मान लो एक आदमी में 100 कार्बन है, तो 5730 वर्ष के बाद उसके अंदर जो है 50 कार्बन होंगे, राइट। हम ऐसे समझे आप। फिर 25 कार्बन होने के लिए फिर अगेन उसको 5730 लगेंगे, 5730 साल लगेंगे। फिर 12.5 होने में फिर इसको अगेन जो है 5730 कार्बन लगेंगे। आप समझ रहे हैं। तो इसी की वजह से फिर इसका 6.25 होने में अगेन 5730 कार्बन लगेंगे। तो आप देख रहे हैं मतलब कितना लंबा एक काल, 20,000 साल तो यार यही हो गया। आदमी की उम्र 60 साल होती है, तो आप खुश हो सकते हैं कि ये काफ़ी एक जो पद्धति है, काफ़ी एक, तो इसमें ये इस तरह से एक हम चीज़ों को समझते हैं। यही पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर कि ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन कार्बन डेटिंग के जरिए जो 16,000 साल तक के ही जीवाश्मों का जो है पता लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर दूसरी तकनीक आती है, उस पर हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे क्योंकि यूपीएससी के अंदर कार्बन टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया तो इस पर। लेकिन इस पर एक विवाद है। विवाद क्या है उस चीज़ को हमें जो है समझना पड़ेगा कि क्या आखिर कार्बन डेटिंग के अंदर क्या क्या विवाद हैं, उस चीज़ को समझते हैं। देखो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं विधि जो कई कारणों से विवाद में रही है। ये वैज्ञानिक के मुताबिक, मतलब वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई जो रेडियो कार्बन होता है, रेडियो कार्बन का जितनी तेज़ी से क्षय होता है उससे 27 से 28% ज़्यादा इसका निर्माण होता है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर क्षति होती है तो उसका जो है 27 से 28% जो निर्माण भी हो जाता है उसका। वो एक तो तर्क ये दे देते हैं ये लोग, जिस वजह से जो अवस्था है, जो संतुलन की अवस्था वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल जो है हो जाती है। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि प्राणियों की जो प्राणी लोग हैं की मृत्यु के बाद कार्बन का अवशोषण करते हैं और अस्थिर रेडियो एक्टिव का धीरे धीरे क्षय होता है।
वो ये कहते हैं कि भाई ये इतना धीरे धीरे होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को आप गैस कर सकते हो कि किस तरह से मतलब कि कर सकते हो, मतलब एक तरह से टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इस तरह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो पुरातात्विक अगर बोलें तो सैंपल जो बोलें तो वो C14 का ही जो है चीज़ों को वो आगे लेके चलते हैं। अब सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थल को समझते हैं कि क्या है ये, आखिर कैसे क्या माजरा है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की जो हम थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, प्रसिद्ध स्थल का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मान लो आप एक तरफ उत्तर जाते हो, एक तरफ आप दक्षिण आते हो, एक तरफ आप पूर्व जाते हो, एक तरफ आप, मतलब इसका पूरी रेंज क्या है, इस रेंज को समझते हैं। उत्तर के अंदर जो है आपका सॉरी जो उत्तर के अंदर वो मांडा है। मांडा आपका देखो, अब मैप में देखो ये रहा, ये कश्मीर के अंदर है मांडा, ये रहा। दक्षिण स्थल दैमाबाद है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर है, वो बेसिकली यहाँ पे आपको इस मैप में नहीं है लेकिन वो यहीं पे जो हमें देखने को मिलता है। पूर्वी स्थल के अंदर अलमगीरपुर है, यानी कि आपका जो है अलमगीरपुर, ये रहा जो सबसे लास्ट पार्ट जो हमें अभी तक हड़प्पा के जो हमें निशान जो हमें मिले हैं तो वो हमारा बेसिकली यहाँ पे। और पश्चिमी स्थल में आपका सुतकांगे डोर है, वो बेसिकली आपका देखिए तो वो ये यहाँ पे है, ये रहा इस साइड है, इसमें आई थिंक नहीं है बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है इधर। तो ये हमारा पार्ट जो है आपका सुतकांगे डोर हमें जो है बेसिकली देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो पश्चिमी स्थल है वो कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर है, बाकी तीनों स्थल जो हैं इसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के अंदर है। तो ये हमें एक एनालिसिस देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट से जैसे कश्मीर, मांडा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आलमगीर और बलूचिस्तान के अंदर आपको जो है ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं कि जो लास्ट पॉइंट है वो बलूचिस्तान के अंदर ही देखने को हमें मिलता है। इसी के जैसे कुछ चीज़ें और भी थी, जैसे कि इतिहासकार जो मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई निर्धारण की जो तिथि थी, ये रिपीट हो रहा है, एक मिनट यहाँ पे। तो विस्तार को अगर थोड़ा सा समझें कि भाई आखिर पाकिस्तान के अंदर कहाँ का इसमें विस्तार हुआ, तो मोहनजोदड़ो को देखो। अब थोड़ी सी अगर आप मैपिंग करो यहाँ पे तो आपको ये रहा मोहनजोदड़ो, ये रहा मोहनजोदड़ो। अगर आप हड़प्पा को देखें तो कुछ ये रहे हड़प्पा जो रावी नदी के पास है, ये मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी। इस चीज़ को आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चंदूदोड़ो ये आपका यहाँ पे है, राइट। फिर बालाकोट, सबको पता है कि बालाकोट में अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक करी थी वो कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। साथ में कोट डीजी, साथ में आमरी, डेरा इस्माइल खां, ये सारे जो हैं प्रमुख स्थल जो हमें जो है पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। इसी के जैसे भारत के अंदर का देखें तो कहीं ना कहीं रोपड़, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मांडा ऑलरेडी एक्सप्लेन, अलमगीरपुर, लोथल जहाँ पे डॉकयार्ड है, रंगपुर, धोलावीरा, राखीगढ़ी हरियाणा में, जो अभी इस पर रिसर्च भी चल रही है हाल ही में, और ये हरियाणा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस मैप के थ्रू देखो, जैसे ये हो गया रोपड़, मांडा ये रहा, आलमगीरपुर ये रहा, आपका लोथल देखो ये रहा, राइट। साथ में रंगपुर इसके अंदर यही ये रहा, धोलावीरा ये रहा, और साथ में राखीगढ़ी आपकी ये आलमगीर से इस तरफ थोड़ा सा इसी तरफ है, मतलब तो यहाँ पे आपका जो है राखीगढ़ी देखने को मिलता है। तो अभी विस्तार तक अभी तक हमने समझा, यानी कि हमने कुछ कार्बन डेटिंग को समझा, एक एनालिसिस किया मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अभी के लिए थैंक यू।